So in the previous two classes we have discussed about the permutations. Arrangement को हमने discuss किया है. We have discussed NPR is given by n factorial upon n minus r factorial. Arrangements जब NPR लिख रहे हैं that means n objects are there, n distinct objects are there, and out of those n objects you are taking the arrangements of r objects, taking r at a time. जब हम कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट द, जैसे एक सिंपल सी टर्म डिस्कस की जाए तो परम्यूटेशन इज नथिंग बट द अरेंजमेंट एंड कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट द सिलेक्शन. कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन है, अरेंजमेंट इज नॉट देयर. और एक्चुअली जब मैं परम्यूटेशंस कहता हूँ तो परम्यूटेशंस के केस में पहले सिलेक्शन है और फिर अरेंजमेंट है. अरेंजमेंट इज देयर, इसलिए हमेशा NPR इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन NCR जो हम डिस्कस करने वाले हैं. देखो एक बहुत सिंपल सी बात करें, if there are 4 persons there, let's say 4 persons कह रहा हूँ मैं ABCD है ना, और ये 4 लोगों में से you have to select 3 persons या you have to form a committee of 3 persons. You have to form a committee of 3 persons. अब जब कमिटी आपको बनाना है 3 लोगों की कमिटी बनना है, तो जब मैं कमिटी लूँगा तो that committee could be ABC. Number of ways in which that committee can be formed. कितने ways हैं जिसमें वो कमिटी फॉर्म हो सकती है. ABC, ACD and BCD. और कुछ आगे बताओ ना. ABD, BC है. अब रुक जाओ. ABC, ACD, BCD, ABD, that's okay. जब आप कमिटी फॉर्म कर रहे हो तो कमिटी फॉर्म करने से मतलब है ये तीनों लोगों का एक ग्रुप. ऑर्डर ऑफ दैट कमिटी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, अरेंजमेंट ऑफ दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. अरेंजमेंट से मतलब नहीं है आप 3 लोग हैं जो कमिटी में हैं, आप कमिटी में हैं तो ठीक है, आपका ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कमिटी में हैं इतना काफ़ी है. क्रिकेट प्लेयर्स की एक टीम बन रही है, 11 प्लेयर्स आर देयर. 11 प्लेयर्स हैं तो 11 प्लेयर्स में से आप उसको चाहे एज वाइज लिखें उनके नाम, या फिर उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखें, या सीनियरिटी के हिसाब से लिखें, जो भी है, टीम के मेंबर्स तो सेम ही रहने वाले हैं. दोज आर गोइंग टू रिमेन 11 का 11 ही रहने वाले हैं. सो ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट देयर. तो जब मैं कमिटी फॉर्म कर रहा हूँ, व्हेन आई एम गोइंग टू फॉर्म अ कमिटी ऑफ 3 पर्सन्स, आउट ऑफ द 4 पर्सन्स देयर आर नंबर ऑफ वेज, दोज आर 4 वेज आर देयर. और कमिटी में ABC हो या BSc हो या CAB हो, इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज दिस ABC कैन इटसेल्फ बी अरेंज्ड बाय 3 फैक्टोरियल वेज. 6 वेज से अरेंज हो सकता है. लाइकवाइज ACD कैन ऑल्सो बी अरेंज बाय 3 फैक्टोरियल वेज, है ना. BCD कैन ऑल्सो बी अरेंज बाय 3 फैक्टोरियल वेज. ABD कैन ऑल्सो बी अरेंज बाय 3 फैक्टोरियल वेज. लेकिन जब मैं नंबर ऑफ कमिटीज की बात कर रहा हूँ, या आई हैव टू सिलेक्ट 3 पर्सन्स आउट ऑफ 4 पर्सन्स, तो जब सिलेक्शंस की बात की जा रही है, सिलेक्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो सिलेक्शन के केस में इट्स नॉट गोइंग टू बी. और अगर मैं उसे NPR के टर्म्स में लिखता हूँ, इफ आई राइट 4P3, मुझे ये ध्यान रखना होगा, क्या ध्यान रखना होगा, 4P3 इज द अरेंजमेंट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑल्सो, या अरेंजमेंट ऑफ दोज पर्सन्स ऑल्सो. मुझे नहीं रिक्वायर्ड है पर्सन्स, मेरी रिक्वायरमेंट है केवल अरेंजमेंट नहीं, मेरा रिक्वायरमेंट है केवल सिलेक्शन. It is going to be 4P3 divided by 3 factorial. ये 3 factorial ना, एक एक कॉम्बिनेशन के लिए आप देख रहे हैं कि 3 factorial are the arrangements there. मुझे नहीं required है arrangements. 4P3 divided by the 3 factorial, that's going to be 4 factorial divided by 4 minus 3 factorial into 3 factorial, which is 4 factorial divide by 1 factorial into 3 factorial, and that is nothing but, इसे कहा जाएगा NCR या 4C3. So number of ways in which that committee can be formed, that is going to be 4C3 ways. In general अगर मैं डिस्कस करूँ, in general NCR is equals to n persons are there, and you have to select a committee, or you have to form a group of r persons out of the n, that is given by n factorial upon
r factorial n minus r factorial. Actually n factorial upon n minus r factorial is nothing but npr divided by r factorial. इसे ऐसा भी कहा जा सकता है that npr is nothing but ncr into r factorial. एक्चुअली ये ज़्यादा बेहतर तरीका होता है, NCR इंटू आर फैक्टोरियल. एक्चुअल में जब भी आप अरेंजमेंट कर रहे हो, 4 में से 3 लोगों को लेते हुए आपको जब अरेंजमेंट करना है तो इनफैक्ट पहले आपने उनको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करके अरेंज किया. तो इट इज़ गोइंग टू बी सिलेक्शन ऑफ दोज आर एलिमेंट्स या आर नंबर्स या आर पर्सन्स एंड देन अरेंजमेंट ऑफ दोज आर नंबर्स और आर एलिमेंट्स. तो NPR जो होगा दैट इज NCR इंटू आर फैक्टोरियल. ठीक है ना. So that's the formula for NCR which is there in front of you, n factorial upon r factorial n minus r factorial. Again the same, n must be some natural number. जब आप NCR लिख रहे हैं तो n is a natural number there beginning with 1, है ना. And r is the integral value. r जो होगी वो एक हमेशा इंटीजर वैल्यू होगी. In fact it's going to be a integral value, या ऐसे लिखा जा सकता है नॉन नेगेटिव integers, and r is going to take values from 0 to n. है ना. तो जब आप NCR लिख रहे हैं दैट इज अबाउट द सिलेक्शन ऑफ दोज. और मैंने सिलेक्शन वाली बात समझाई है आपको कि 4 persons आर देयर एंड इफ आई टू फॉर्म अ कमिटी ऑफ 3 आउट ऑफ द 4, 4 लोग हैं और 4 लोगों में से 3 लोगों की एक कमिटी अगर मुझे फॉर्म करना है तो नंबर ऑफ वेज इन विच दैट कमिटी कैन बी फॉर्म्ड, दोज आर गोइंग टू बी 4 वेज. इन फैक्ट इट इज नथिंग बट 4C3 वेज. एक और बात बताता हूं, अगर मान लीजिए ABCD, these are the 4 persons and if I had to form a committee of 4 itself, 4 लोग हैं और चारों लोगों की एक कमेटी बनाना है. कैन यू टेल मी द नंबर ऑफ वेज इन विच दैट कमेटी कैन बी फॉर्म्ड? यस इट इज 1, क्योंकि अरेंजमेंट की तो कोई बात है ही नहीं है. 4 लोग हैं, चारों को लेना है आपको, सीधी सी बात है. एक कमेटी बनना है, कमेटी में ऑर्डर का रिलेवेंस नहीं है, इममटेरियल होता है ऑर्डर. तो डेफिनेटली 4 लोग हैं, चारों लोगों की कमेटी बनना है. नंबर ऑफ वेज इन विच दैट कमेटी कैन बी फॉर्म्ड इज गोइंग टू बी 4C4. 4 लोग हैं, चारों को सिलेक्ट कर लिया आपने. व्हेन यू पुट दैट वैल्यू इन दिस formula you are going to get 1, right. The question was, the previous class last question which we have discussed, 3 dice are thrown या 3 persons are playing with a single dice, ऐसा कह लीजिए. Our requirement was sum appearing on the faces of the dice must be a perfect square. यही था, sum appearing on the faces of the dice must be a perfect square. perfect square होना चाहिए. अब 3 डाइस को रोल किया, मैंने आपको सामने इक्वेशन बना के भी लिखा था उसे, x1 plus x2 plus x3 that is equals to. अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर. तीनों का जो सम होना चाहिए दैट मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर. x1 x2 x3 तीनों पर्सन्स डाइस से खेल रहे हैं या तीनों इंडिविजुअली डाइस थ्रोन कर रहे हैं. x1 x2 x3 की जो रेंज है दैट इज 1 to 6 1 to 6 1 to 6. परफेक्ट स्क्वायर में जो नंबर्स आने वाले हैं, जो मिनिमम सम होगा 3 डाइस को थ्रो करने पर वो होगा 3 और मैक्सिमम होगा 18. और 3 और 18 में जो परफेक्ट स्क्वायर्स आ रहे हैं वो है 4 9 और 16. सीधी सी बात है. हम क्या करेंगे? वी विल बी कैलकुलेटिंग द केसेस ऑफ गेटिंग अ सम 4, गेटिंग अ सम 9 एंड गेटिंग अ सम 16. सम इक्वल्स टू 4. इनफैक्ट आई हैव डिस्कस द अप्रोच ऑफ अरेंजमेंट, है ना. आप केस देखेंगे और उसको वहीं पे अरेंज कर देंगे. जब सम फोल्ड लिया जाए, सम फोल्ड लेंगे, फर्स्ट डाइस, सेकेंड डाइस, दिस इज द थर्ड डाइस. फर्स्ट डाइस के ऊपर सम इक्वल्स टू 4, पहले के ऊपर 2 अपीयर हुआ. भाई 1 1 1 होगा तो 3 हो जाएगा.
पहले के ऊपर 2, देन 1 एंड देन 1, 2 1 1, इट इज वन ऑफ द केस 2 1 1। बोले से इधर 3 हुआ तो एक्चुअल में इसके बाद में और कुछ नहीं हो पाएगा। 2 1 1, अब इस 2 1 1 के कितने केसेस बन जाएंगे? 2 1 1 के यस 1 1 2 और 1 2 1। इनफैक्ट मैं तो इतना नहीं सोच रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, दोज आर 3, ये बेस्ट है। सेम टाइम आप उसको अरेंज कर लो तो परेशानियों से बच जाते हैं हम कहीं ना कहीं। सम इक्वल्स टू 9, क्योंकि जहाँ केसेस कम होंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ केसेस ज़्यादा होंगे तो डेफिनेटली टाइम लगेगा, फिर उसमें एरर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपने एक एक करके लिखना चाहा तो। सम इक्वल्स टू 9, 1 2 एंड 3। देखो तरीका ये, किसी एक के ऊपर मैक्सिमम फिक्स करो 6, 3 कैन नॉट बी देयर क्योंकि 2 का ही सम 9 हो जाएगा अदरवाइज, तो इट इज 6 2 1। जब मैं 6 2 1 लिख रहा हूं तो सेम टाइम उसको अरेंज कर दूंगा ताकि मैं 1 2 6 और 1 2 है ना 2 1 6 ऐसा नहीं लिखने वाला हूं। इट इज गोइंग टू बी 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल विच इज 3, सॉरी इट इज 3 फैक्टोरियल ओनली, नॉट डिवाइड बाय एनीथिंग। 6 2 1 तीनों डिस्टिंक्ट हैं 6, तो ये 6 लिखने से बच गया मैं, ठीक है। देन 6 के साथ में और कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, 6 2 1 ही था, आपस में अरेंजमेंट तो हम देख ही चुके हैं। देन टेक 5 5 3 1, अगेन ऑल 3 डिस्टिंक्ट, 3 फैक्टोरियल 6। सम इक्वल्स टू 9 के केसेस देख रहा हूं मैं, आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। 1 2 एंड 3, 5 3 1 के बाद में 5 3 1, 5 के साथ में 5 2 2, 5 2 2 के साथ में 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल विच इज 3, 5 2 2, 5 के साथ में नहीं और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। नाउ मूव टू नेक्स्ट, 4 पे आ जाओ। 4 4 3 2, हाँ 4 4 1 भी लेंगे, 4 3 2, तीनों डिस्टिंक्ट हैं, 3 फैक्टोरियल 6, राइट 4 4 1, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल दैट इज 3। अब आप खुद भी रियलाइज कर रहे होंगे कि कितना इफेक्टिव है ये। अगर आप इसमें केसेस बनाने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली कंफ्यूजन होने वाला है, और उसमें एक आध केस भी अगर आपका स्लिप हुआ तो सीधे सीधे नेगेटिव मार्किंग आपके सामने है। आप क्यों केसेस पूरे बनाएंगे ना, आपके पास आइडिया है, अरेंजमेंट करेंगे आप। 4 4 1, 4 के साथ में और कोई पॉसिबिलिटी नहीं, 3 3 3, दैट्स अ सिंगल केस देयर, ठीक है ना। ले लेते हैं अपन सम 16, सम इक्वल्स टू 16, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 6 6, चलिए 6 6 लिया, 6 6 12 4, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल विच इज 3। ये तो अपने को आइडिया है कि 5 5 5 जो होगा वो 15 होगा, उससे ज़्यादा चाहिए हमें, 16 रिक्वायर्ड है। 6 6 4, देन 6 5 5, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल विच इज 3। और कुछ नहीं हो पाएगा। बोले सर अब क्या करना, टोटल नंबर ऑफ केसेस कैलकुलेट कर लीजिए, कितने हो गए भाई। दिस इज 3 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 3, 1 3 एंड 3, 34। So number of ways in which that sum is coming as a perfect square is coming as 34. That result is 34. एक्चुअल में क्वेश्चन फिर से आपके सामने आएगा, और वो कैसे आएगा, फाइंड द प्रॉब्लम। देखो सुनना क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन होगा, वो ये होगा कि 3 persons are playing with a single dice and each person is throwing that dice once. Find the probability that the sum appearing on the faces of 3 dice is a perfect square. नंबर ऑफ वेज हटाया और प्रोबेबिलिटी लगाया,
ये क्वेश्चन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से हट के प्रोबेबिलिटी का बन जाएगा। तब भी आपकी अप्रोच तो वैसी ही रहेगी। नंबर ऑफ केसेस जब आपको कैलकुलेट करना होंगे 2034 वो फेवरेबल वेज होंगे डिवाइडेड बाय द सैंपल स्पेस। 3 डाइस को थ्रो करने पर टोटल कितने केसेस पॉसिबल हैं? 6 6 6 216 6 क्यूब। तो 34 डिवाइडेड बाय 216 ये प्रोबेबिलिटी का आंसर हो जाएगा। फेवरेबल वेज तो वही रहेंगे जो आपने नंबर ऑफ वेज यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं। दोज आर द फेवरेबल वेज। 34 डिवाइडेड बाय द टोटल सैंपल स्पेस। कितनी टोटल पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? 3 डाइस थ्रो किए, 6 6 6 6 क्यूब 216। इतनी सी बात है वो। तो पीएनसी बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए, सीधी सी बात की है ना, क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का लगभग हर सवाल प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कॉम्बिनेशन को डिस्कस करने के लिए जब हमने कहा दैट एनसीआर दैट इज अ सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, दैट फॉर्मूला इज गिवन बाय एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। कुछ रिजल्ट्स की बात पहले कर लेते हैं, देन विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट। सबसे पहली बात, एनसीआर दैट फॉर्मूला इज देयर। ओके, वी हैव डिस्कस्ड एन कैन टेक नेचुरल नंबर्स, आर विल टेक नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज फ्रॉम 0 to n, मैक्सिमम n तक लेगा, n से एक्सीड नहीं कर सकता r। और अगर n से एक्सीड कहीं कर रहा है तो दैट इज ऑफ मीनिंगलेस, उसका कोई मतलब नहीं होता। अगर कहीं है 15c 16, मीनिंगलेस बात है वो, है ना। देखो, द फर्स्ट वन इज अबाउट NCR इज इक्वल टू NCn माइनस r, द रिजल्ट बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन। तो NCR की वैल्यू NCn माइनस r के बराबर होती है। कैसे देख लें जरा। NCR, इसका मतलब ये हुआ कि इफ यू हैव टू कैलकुलेट 100C4 इज इक्विवेलेंट टू 100C96। NCR इज इक्वल टू NCn माइनस r। बड़े सर कैसे हो जाता है, देख लीजिएगा। इफ आई टू कैलकुलेट NCn माइनस r, द फॉर्मूला इज देयर फॉर NCR, ध्यान से देखिएगा। इट इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n minus r factorial n minus of n minus r factorial, that would be n factorial upon r factorial n minus r factorial, which is nothing but NCR। NCR की वैल्यू NCn माइनस r के बराबर होती है, ठीक है। इफ आई टू कैलकुलेट NC0, ध्यान से देखिएगा, NC0 को कैलकुलेट करना है। दैट रिजल्ट इज गोइंग टू बी, दैट विल हेल्प यू नॉट ओनली फॉर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बट ऑल्सो फॉर बाइनोमियल थ्योरम। ये सब बीटी में भी लगना है। ये क्या है, सब NCR वाले जो हैं 2000 बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, ये सब बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स ही होंगे। फिर NC0 को कैलकुलेट करता हूं n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 0 फैक्टोरियल। यस, दैट्स 1। 0 फैक्टोरियल इज टेकन एज 1, सो NC0 की वैल्यू 1, एंड बेस्ड ऑन दिस रिजल्ट NCR इक्वल्स टू NCn माइनस r, NC0 इज इक्वल टू NCn। NC0 की वैल्यू NCn के बराबर होता है। इसको इस ढंग से कहा जाए तो ज्यादा बेहतर है। लाइक देयर आर 10 ऑब्जेक्ट्स एंड इफ यू हैव टू सिलेक्ट 0 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ दोस 10 ऑब्जेक्ट्स, 10 ऑब्जेक्ट्स से कॉम्बिनेशन की जब बात करूंगा या सिलेक्शन की जब बात करूंगा, देयर आर 10 ऑब्जेक्ट्स और मुझे एक भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं करना है। ये ध्यान रखिएगा। बोले सर उसमें क्या वेज होंगे, 0 वेज? नो, एक भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं करना है। देयर इज अ सिंगल वे फॉर दैट। एक तरीका होगा जिसमें आप उस ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करोगे। 10 ऑब्जेक्ट्स आर देयर, यू डू नॉट वांट टू सिलेक्ट एनी वन ऑफ द 10 ऑब्जेक्ट्स, 10C0 1, और 10 ऑब्जेक्ट्स आर देयर और 10 को सिलेक्ट करना है। जैसे भी मैं एग्जांपल दे रहा था, 4 पर्सन्स वेर देयर और कमिटी बनाना है 4 लोगों की। 4 लोग हैं, 4 की कमिटी बनना है, एक ही तरीका है, सीधी सी बात है, 4 को ही लेना होगा। उसमें क्या सोचना आपको। NCn
1. So NC0 is equal to NCn is equals to 1. That is nothing but the selection of 0 object out of n object, and that is selection of all n objects out of n objects. ये है selection. If it is NC1, that NC1 that would be n factorial upon r factorial n minus 1 factorial. n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं. फैक्टोरियल बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए आपको. दैट इज n. NC1 की वैल्यू n है और NC1 किसके बराबर होगा? NC1 इज इक्वल टू NCn माइनस 1. NC1 की वैल्यू NCn माइनस 1 की वैल्यू के बराबर होगी. ठीक है. NC1 का मीनिंग क्या हुआ? there are 10 objects and if you have to select a single objects out of the 10 objects, 10 distinct objects are there, है ना. और आपको एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है. भैया 10 लोग हैं, एक को सिलेक्ट करना है तो there are 10 ways. सीधी सी बात है. 10 persons are there and you have to select one person out of the 10. there are 10 ways to select. भाई 10 में से किसी एक को भी ले सकते हो आप. समझ में आ रही बात? और 10C1 की वैल्यू 10C9 के बराबर होगी. मतलब 10 में से 9 लोगों को भी अगर आपको सिलेक्ट करना है तो देयर आर गोइंग टू बी हाउ मेनी वेज? 10 वेज ओनली. ठीक है. इफ NC2 which would be equals to NCn minus 2 and that is n factorial upon r factorial n minus r factorial which is n into n minus 1 divided by factorial 2. ये NC2 की वैल्यू होती है. ये हम याद भी रखेंगे तो ठीक है, समझ में तो आता है. डिराइव कर लोगे, कौन सी बहुत बड़ी भारी बात होगी. फॉर्मूला आइडिया आपको बट ये पता होना चाहिए. NC3 n minus 1 n minus 2 डिवाइड. एटलीस्ट ये रिजल्ट तो पता होना चाहिए. NCR, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट. NCR इज इक्वल टू NCn माइनस r. ठीक है. देयर इज अ रूल नोन टू बी द पास्कल्स रूल यूजफुल फॉर PNC एज वेल एज बायनॉमियल थ्योरम बोथ. बेस्ड ऑन NCR ओनली. द रिजल्ट इज NCR माइनस 1 और ये आपकी मेमोरी में होना चाहिए, याद होना चाहिए आपको. NCR माइनस 1 प्लस NCR इक्वल टू n प्लस 1 CR. मैं पर इसको डिराइव करके बताता हूँ आपको, देखिएगा. दैट मीन्स इसका जो एप्लीकेशन हुआ है, जैसे क्वेश्चंस में आता है इफ इट इज 10C9 प्लस 10C10 दैट वुड बी इक्वल टू 11C10. NCR minus 1 plus NCR is equals to n plus 1 CR. है ना. तो ये बहुत हेल्प करता है ये, नॉट ओनली इन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बट ऑल्सो इन BT बायनॉमियल थ्योरम. जस्ट लुक फॉर द डेरिवेशन ताकि आपको NCR और समझ में आता है. NCR minus 1 plus NCR. NCR माइनस 1 फॉर्मूला लिखा मैंने, n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस ऑफ r माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस NCR n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल. फॉर्मूला रख दिया हमने. NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल. r की जगह यहाँ r माइनस 1 है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला रखा. ठीक है. और दोस्तों अब इसमें से थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप. n फैक्टोरियल इज कॉमन इन द न्यूमरेटर. n फैक्टोरियल कॉमन लिया हमने. अच्छा, डिनोमिनेटर से भी थोड़ा सा ऑब्जर्व करें. इट इज r माइनस 1 फैक्टोरियल हियर एंड इट इज r फैक्टोरियल हियर. क्या कॉमन ले सकता हूँ?
नो नॉट आर फैक्टोरियल, आर माइनस वन फैक्टोरियल, क्योंकि आर फैक्टोरियल की जो वैल्यू होगी दैट आर फैक्टोरियल इज व्हाट, आर फैक्टोरियल जो है वो है आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। तो मैंने आर माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन लिया। अच्छा और क्या कॉमन आ सकता है, ध्यान से देखिएगा, इट इज एन माइनस ऑफ आर माइनस वन फैक्टोरियल और ये एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन माइनस ऑफ आर माइनस वन फैक्टोरियल चेक करिए जरा, it is actually it is n minus r factorial, it is n minus r plus 1 factorial, ये है n minus r plus 1 factorial है ना भाई। ये ब्रैकेट जब आप ओपन करोगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा n minus r plus 1 factorial और ये है n minus r factorial। यहाँ पे आपने कॉमन लिया n minus r factorial, लिख देता हूं मैं साइड में, n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज n माइनस आर प्लस वन इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं आप, 11 फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है यार, 11 फैक्टोरियल कैन बी रिटर्न एज 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, सेम थिंग वी आर डूइंग हियर। सो इट इज 1 अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल कॉमन लिया है तो बचेगा क्या, n माइनस आर प्लस वन प्लस 1 बाय आर। ये एक स्टेप है जिसको आप ध्यान से देख लीजिए। आफ्टर टेकिंग द एलसीएम, एलसीएम लेने के बाद में r प्लस एन माइनस आर प्लस वन, इट इज वॉट n प्लस वन अपॉन r इंटू एन माइनस आर प्लस वन। आफ्टर टेकिंग द एलसीएम, एलसीएम लिया तो इट विल बिकम वॉट, ध्यान से देख लीजिए थोड़ा, n फैक्टोरियल और मल्टीप्लीकेशन में n प्लस वन, n फैक्टोरियल इंटू एन प्लस वन, चलो और जमा के लिखते हैं आपको, n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r माइनस वन फैक्टोरियल इंटू r, ठीक है, और ये हो गया आपका n माइनस आर प्लस वन इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। And now if you observe this, it will become n plus 1 into n factorial is n plus 1 factorial divided by r minus 1 factorial into r, 9 factorial into 10, 10 factorial लिखा जा सकता है r factorial, it is n minus r plus 1 into n minus r factorial, that is n minus r plus 1 फैक्टोरियल। और दोस्तों अगर आप n प्लस वन सी आर को कैलकुलेट करते हैं, इफ यू कैलकुलेट n प्लस वन सी आर, इट इज n प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n प्लस वन माइनस r फैक्टोरियल, इट इज बिकमिंग n प्लस वन सी आर। ये तो मैंने आपको डेरिवेशन पूरा कर दिया है। एक्चुअल में डेरिवेशन में बहुत बड़ा काम नहीं, थोड़ा फैक्टोरियल के साथ में प्ले किया हमने, बस इतनी सी बात है, और क्या किया, फैक्टोरियल का ही अरेंजमेंट है, यही समझ लो आप इसमें। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो ध्यान में आपको होना चाहिए हमेशा के लिए, और मैंने आपको बता ही दिया ना, दो टॉपिक्स के लिए बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। Now we take some questions based on the combination. 5 men and 4 ladies are there, और आपसे कहा गया है you have to form a committee of 3 persons, एक कमिटी बनना है, and committee of
3 persons, ठीक है ना। इन जनरल अगर मैं आपसे पूछता हूं तो बस केवल इतना सा इंफॉर्मेशन आपको गिवन है ना, कि 5 men and 4 ladies are there and there is a you have to form a committee of 3 persons. Can you tell me how to form the committee of 3 persons? कमिटी ऑफ 3 पर्सन्स बनना है। हाँ, यहाँ पर तो कुछ कंडीशन आपको है ही नहीं ना, आप क्यों ज्यादा सोच रहे हो। टोटल 9 पर्सन्स आर देयर, और आपको अब जेंट्स हो या लेडीज हो आपको कोई मतलब नहीं, आपको तो 3 लोगों की कमेटी बनना है, और कमेटी बनना है 3 लोगों की, तो कमेटी ऑफ 3 पर्सन्स अगर बनना है, इन दैट केस इट्स गोइंग टू बी टोटल 9 पर्सन्स आर अवेलेबल, और उसमें से 3 को आप सिलेक्ट करो, दैट्स गोइंग टू बी द नंबर ऑफ वेज इन विच दैट कमिटी कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है ना। दैट इज अबाउट द कमिटी ऑफ 3 पर्सन्स। अगेन इफ आई से committee of 3 including one man and 2 ladies, can you tell me the number of ways there? अब जो कमेटी बन रही है 3 लोगों की, अब यहाँ पे कहा गया है कि उस कमेटी में फिक्स है कि 1 जेंट्स एंड 2 लेडीज मस्ट बी देयर। The result is going to be you have to select 1 man out of 5 men there. 5 में से एक को सिलेक्ट किया आपने 5C1 वेज से, and you have to select 2 ladies also out of 4 available. It is going to be 4C2. Now the point is addition or multiplication in the two. इन दोनों को ऐड करें या मल्टीप्लाई करें। अभी एक सेकेंड, अभी जैसे आप में से कुछ लोगों ने मेरे से पूछा था कि सर वो कहाँ पे अरेंजमेंट एनपीआर करना, कहाँ एनसीआर करना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती, कंसेप्ट क्लियर है, बहुत अच्छे ढंग से समझ में आता है कब अरेंजमेंट की बात है और कब कॉम्बिनेशन की बात है। यस, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन बिटवीन द टू। इट्स नॉट एडिशन, इट इज मल्टीप्लीकेशन। एडिशन कब करते हैं? एडिशन तब किया जाता है बाय दिस वे और बाय दिस वे। आपने अगर कमेटी में एक जेंट्स को लिया है तो तय बात है कि उस कमेटी में 2 लेडीज कंपलसरी होंगी, तभी वो कमेटी 3 लोगों की बनेगी जो इस कंडीशन को फुलफिल करती है। रूल ऑफ मल्टी, मैंने आपसे जब शुरुआत में कहा था, इफ यू रिमेंबर, वो एक थिएटर के अंदर जाना और बाहर आने वाली बात करी थी हमने, तो एक छोटी सी बात थी। अभी आप हर आने वाले सवाल में आप रूल ऑफ एडिशन, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन को समझेंगे। भाई 5C1 एक सीधी सी बात है कि उस कमेटी में एक जेंट्स होगा और 2 लेडीज होंगी, तो 5C1 वे से आपने जेंट्स को सिलेक्ट किया, तो फिर 2 लेडीज भी तो होना चाहिए ना उस कमेटी में। केवल एक जेंट्स को सिलेक्ट किया और 2 लेडीज, ऐसा तो है नहीं, 3 लोगों की कमेटी बनना है, मल्टीप्लिकेशन है ना। तो ये भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अब हमें कि सर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन या कुछ भी। अब ये कहा जाए आपसे कमिटी ऑफ 4, कमिटी बनना है 4 लोगों की, इंक्लूडिंग थ्री मैन एंड 1 लेडी। अब 4 लोगों की कमेटी, अगर आपसे कहा है कि 4 लोगों की कमेटी बनना है जिसमें 3 जेंट्स होंगे और 1 लेडीज होंगी, इट इज गोइंग टू बी, बोले सर अब हो जाएगा 3 जेंट्स आउट ऑफ 5 अवेलेबल, 5 में से 3 को आप सिलेक्ट करेंगे, 5C3 इनटू यू हैव टू सिलेक्ट 1 लेडी आउट ऑफ 4, 4C1। That's the number of way in which that committee can be formed. There is no question of arrangement. यहाँ केवल आप सिलेक्ट भर कर रहे हो, केवल सिलेक्ट कर रहे हो। अगर मान लीजिए आपसे कहा जाता है कि भैया उनको सिलेक्ट करो पहले इस ढंग से फिर अरेंज करो, तो फिर ये तो हो गया सिलेक्शन। और अगर आपसे कहा जाता है उन चारों को अब अरेंज भी करना है तो इंटू 4 फैक्टोरियल आप कर देते, अगर उनके अरेंजमेंट की बात होती। लेकिन यहाँ कमेटी फॉर्म कर रहे हैं, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ
arrangement. If you have to form committee, if you have to form team, if you have to form group, टीम फॉर्म करना है, ग्रुप फॉर्म करना है, कमिटी फॉर्म करना है, अरेंजमेंट इज नॉट देयर. ठीक है. अब मैं आपसे कहता हूं, सोच समझ के जवाब दीजिएगा. कमिटी ऑफ 4 इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 man, and just think over that, please. Just think over that. Committee of 4 persons, again you have to form, including at least 1 man. Just think over that. Committee of 4 including at least 1 man. अब यहाँ पे जो टर्म है ना, एटलीस्ट 1 man, कम से कम एक जेंट्स उस कमिटी में होना चाहिए, एटलीस्ट 1. क्या समझे आप इससे? कम से कम एक, 4 लोगों की कमेटी बनना है. कम से कम एक होना चाहिए. कम से कम एक होना चाहिए मतलब एक से ज्यादा जरूर हो सकते हैं. 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, बिकॉज 5 जेंट्स आर अवेलेबल देयर. तो चारों जेंट्स भी लिए जा सकते हैं. So the committee can be formed. सुनिएगा इस बात को ध्यान से. The committee can be formed in 4 ways in fact. कमेटी 4 तरीके से बन सकती है. Which 4 ways are there? The first way, ध्यान से देख लीजिएगा पहले. 1 जेंट्स, जेंट्स को मैं M से डिनोट कर रहा हूं यहां पर, और एक जेंट्स हैं तो कितनी लेडीज? 3 लेडीज. That is going to be one of the case. राइट. देयर इज गोइंग टू बी सेकेंड केस जहां पे ये कहा जाएगा कि भैया 2 जेंट्स हैं और 2 जेंट्स हैं तो 2 लेडीज होंगी. परफेक्ट. हमें चाहिए कम से कम एक हो. ठीक है. इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट 3 जेंट्स आर देयर एंड 1 लेडी इज देयर. एंड द फोर्थ केस, ये भी संभव है कि चारों ही जेंट्स हों और एक भी लेडीज नहीं हो. ठीक है. हाउ टू राइट द केसेस देन, कैसे लिखा जाए? पहले ध्यान से देखिएगा. 1 man 3 लेडीज, 5C1 into, आई थिंक देयर शुड नॉट बी एनी डाउट इन मल्टीप्लीकेशन. एक जेंट्स है तो ये तय है कि 3 लेडीज होंगी तभी तो 4 लोगों की कमेटी बनेगी, इसलिए और का कोई प्रश्न ही नहीं है. एक जेंट्स है तो 3 लेडीज होंगी, देन ओनली यू आर गोइंग टू फॉर्म अ कमिटी ऑफ 4. सो इट इज मस्ट 3 लेडीज, 4C3. 2 men and 2 ladies, 5C2 into 4C2. 5C3, 4C1 and 4 gents, 5C4 into, एक भी लेडीज को सिलेक्ट नहीं किया आपने, 4C0. एनसीआर कैलकुलेट तो कर लेंगे ना, पेन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल. फैक्टोरियल कैलकुलेशन में तो एटलीस्ट दिक्कत नहीं होना चाहिए, छोटे छोटे से कैलकुलेशन से. अब आगे क्या करना? बोले हो गया सर. ठीक है, क्या हुआ? दीज आर द 4 वेज कमिटी कैन बी फॉर्म. सुनिएगा आप बात को ध्यान से. दैट्स द वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन फॉर रूल ऑफ एडिशन, रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन. दैट कमिटी कैन बी फॉर्म्ड बाय फर्स्ट वे और बाय सेकेंड वे और बाय थर्ड वे और बाय फोर्थ वे. कमेटी इन चारों में से किसी भी एक तरीके से बन सकती है जहां पे आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, भैया कम से कम एक जेंट्स, एक मेल मेंबर उस कमेटी में हो. कमेटी कैन बी फॉर्म बाय दिस वे और बाय दिस वे और बाय दिस. आर यू गेटिंग? कहां हमने मल्टीप्लीकेशन का साइन प्लेस किया और कहां एडिशन का साइन प्लेस किया और क्यों? आ रही बात समझ में? ठीक है. So just calculate the value of this.
कमिटी ऑफ 4 इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 मैन। इसका एक और अल्टरनेटिव अप्रोच देखिएगा, और फॉर द सेम क्वेश्चन इनफैक्ट देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग सी अप्रोच है, ध्यान से देखिए। एटलीस्ट 1 जेंट्स में आपने क्या किया कि आपने 4 केसेस लिए, 1 मैन, 2 मैन, 3 मैन, 4 मैन, ठीक है। अब क्या करा हमने, अच्छा इफ आई टू फॉर्म अ कमिटी ऑफ 4, मुझे चाहिए कम से कम एक मेल मेंबर उस कमिटी में होना चाहिए। टोटल वेज टू फॉर्म अ कमिटी ऑफ 4, टोटल वेज टू फॉर्म कमिटी ऑफ 4, कितने होंगे, टोटल कितने वेज हैं बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, बिना किसी कंडीशन के, तो टोटल 9 मेंबर्स आर देयर, और 9 में से 4 लोगों की कमिटी बनना है। बोले सर वो पूछा ही नहीं है। हाँ तो ठीक है ना, हमसे पूछा गया है कम से कम एक मेल मेंबर कमेटी में होना चाहिए। हमने कहा टोटल वेज कितने जिसमें कमेटी बन सकती है, 9C4, इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। आई होप दैट यू कैन कैलकुलेट फैक्टोरियल वेरी वेल। अब टोटल वेज काउंट किए एज वेल एज नंबर ऑफ वेज इन विच no men in committee, एक भी जेंट्स को सिलेक्ट नहीं किया गया, ऐसे कितने तरीके होंगे बताइए जरा। कमेटी तो 4 लोगों की बनना है ना, एक भी जेंट्स नहीं है, एक भी नहीं सिलेक्ट करना, उसका भी एक तरीका होगा। 5C0 वैल्यू इज 1, इट्स नॉट 0, इनटू 4 लोगों को कमेटी बनना है, 4 दूसरे आएंगे, 4 लेडीज आएंगी, कितने में से 4 में से 4C4। बोले सर पूछा क्या, आप बता क्या रहे हो। एटलीस्ट 1 लेडी इज देयर इन द कमेटी। हमने कहा टोटल वेज आर 9C4 और 5C0 की वैल्यू 1 और 4C4 की वैल्यू 1। हमसे कहा गया कि कमिटी ऑफ 4 इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 मैन, तो इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 मैन के केस में एटलीस्ट 1 मैन टोटल वेज, और टोटल वेज में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए ऐसे तरीके जिसमें एक भी जेंट्स उस कमेटी में नहीं हो। जब आप इस केस को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो जो रिमेनिंग केसेस होंगे उन केसेस में कम से कम एक जेंट्स तो होगा ही होगा। आ रही बात समझ में आपको। टोटल वेज टू फॉर्म अ कमेटी एंड सब्ट्रैक्टेड द वेज इन विच देयर इज नो जेंट्स आर देयर इन द कमेटी, एक भी नहीं है उसमें। तो अब जो आपने सब्ट्रैक्ट कर दिए वो तरीके जिसमें चारों जो लेडीज हैं वो कमेटी में हैं, तो जो बचेंगे तरीके टोटल में से सब्ट्रैक्ट करने पर वो ये तरीके होंगे कि भैया कम से कम एक जेंट्स तो उस कमेटी में होगा ही होगा। एंड इफ यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस एज वेल एज वैल्यू ऑफ दिस, ये दोनों वैल्यूज एग्जैक्टली सेम होगी, होना ही चाहिए। इनफैक्ट दैट इज गोइंग टू बी 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ फैक्टोरियल की एरर मत करिएगा। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2। कैन यू टेल मी द वैल्यू प्लीज। 126 minus 1. What is the value of this? 9 factorial upon 4 factorial into 5 factorial. 126 minus 1 125। और मैं आपसे जरूर कहूंगा प्लीज इसको भी वेरीफाई कर लीजिए। मस्ट बी 125। यू गॉट द 2 आइडियाज। एटलीस्ट 1 मैन इज देयर इन द कमिटी, 1 मैन, 2 मैन, 3 मैन, 4 मैन, चारों को सम किया, या फिर टोटल वेज टू फॉर्म अ कमेटी और उसमें से सब्ट्रैक्ट किया ऐसे तरीके जिसमें एक भी जेंट्स नहीं है कमेटी में। क्लियर है क्या? नाउ द क्वेश्चन इज, again you have to form a committee of 4
कमिटी बनाना है आपको और 4 लोगों की बनना है कमिटी, कमिटी ऑफ 4 इन विच at most two men are there. मैक्सिमम 2 जेंट्स हो सकते हैं उसमें। अब मैक्सिमम 2 जेंट्स होते हैं क्यों, इसलिए क्वेश्चंस का डिस्कशन आवश्यक है। एटलीस्ट, एटमोस्ट, ये टर्म्स आती हैं और आप कंफर्टेबल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए आपको। मैक्सिमम 2 लोग, एटमोस्ट 2, तो एटमोस्ट 2 का मतलब है कि 2 से कम तो हो सकते हैं, 2 मैक्सिमम 2 होना चाहिए, मतलब 2 से कम हो सकते हैं। अब 2 से कम कितने हो सकते हैं, बोले सर 1 हो सकता है, 0 भी हो सकता है, एक भी जेंट्स को नहीं लिया आपने कमेटी, 2 होना चाहिए मैक्सिमम 2, तो 2 से कम तो हो सकते हैं। तो जो केसेस होंगे, द फर्स्ट केस 2 men 2 ladies, सेकेंड केस 2 से कम 1 man 3 ladies, एंड थर्ड केस एक भी जेंट्स नहीं है यहां पर, है ना, and all 4 ladies, and again addition of these 3। अभी शायद सभी लोगों को क्लियर है। 5c2 into 4c2, y multiplication, y addition is very clear, that's a single case। 2 जेंट्स है तो 2 लेडीज कंपलसरी है, तभी तो 4 लोग होंगे मल्टीप्लीकेशन। लेकिन इस तरीके से भी बन सकती है, ऐसा भी हो सकता है। 5c1 into 4c3 प्लस 5c0 इंटू, चारों लेडीज हो जाए, ऐड करेंगे, यू आर गोइंग टू गेट द नंबर ऑफ वेज, इट इज कमिंग 81। चलिए अच्छी बात है, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस, दैट्स गुड। अच्छा, एनीबडी कैन सजेस्ट मी द वेज इन विच, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करके लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकूंगा? 5 वाला तो नहीं लेंगे एक्चुअल में, टोटल कमेटी 4 लोगों की बननी है एक्चुअल में, लेकिन हाँ हमें समझ में आना चाहिए। बोले सर कब माइनस कर देते हैं, कब माइनस नहीं करते हैं, ये समझ में नहीं आएगा, तो ये क्वेश्चन रेज ही नहीं होना चाहिए। कर सकते हैं और कब नहीं कर, क्लियर है यहाँ पर कि एटमोस्ट 2, एटमोस्ट 2 मैक्सिमम 2 होना चाहिए। तो टोटल वेज जरूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी कर लिया, दैट्स फाइन, लेकिन आपका कंसेप्ट तो क्लियर है। टोटल में से क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो टोटल में से हमको मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, तो हमें क्या नहीं चाहिए, 3 और 4 वाले नहीं चाहिए। ये 2 केसेस हटा दो कि 3 जेंट्स ये हो जाएगा। टोटल वेज 5 + 4 9c4 माइनस ऑफ 3 men 5c3 into 1 lady 4c1 minus of 4 men 5c4 into 4c0. Those are the number of ways and definitely you are going to get the same values. The reason is, बोले सर ये तो दोनों बराबर ही पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं। I am not told you that it's a shortcut। मेरा इंटेंशन है आपको केवल ये समझाना कि हाँ यार ऐसा लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। ये शॉर्टकट की बात नहीं कर रहा हूं मैं आपको। Some more questions based on the combinations only. A box contains 2 white, 3 black and 4 red balls. A box contains 2 white balls, 3 black balls and 4 red balls. ठीक है ना? In how many ways can 3 balls be drawn from the box? You have to draw 3 balls out of the box if at least 1 black ball is to be included in the draw. At least 1 black ball is to be included in the draw. कितनी टोटल कितनी बॉल्स को ड्रॉ करना है आपको? 3 बॉल्स को आपको ड्रॉ करना है और आपसे कहा गया कि at least 1 black must be there.
एटलीस्ट वन ब्लैक ऑलवेज इन द ड्रॉ, इन ड्रॉ ऑफ 3. ठीक है, बताइए जरा वेस, कम से कम एक ब्लैक होना चाहिए. बोले सर अब फिर गलत हो जाएगा यहाँ पे. एटलीस्ट वन ब्लैक का मतलब होता है कम से कम एक ब्लैक, एक ब्लैक, दो ब्लैक और तीनों ब्लैक हो सकती हैं. पहली बात तो ये समझने की है. एटलीस्ट वन ब्लैक इज देयर, सो वन ब्लैक. ठीक है ना. द सेकेंड केस कुड बी ऑफ टू ब्लैक बॉल्स एंड द थर्ड केस कुड बी ऑफ थ्री ब्लैक बॉल्स. तीनों ब्लैक बॉल्स आ जाएं. लेकिन अगर एक ब्लैक आती है तो टोटल तो 3 बॉल्स का ड्रॉ है, तो दूसरे 2 कलर का क्या करना. बोले सर फिर एक ब्लैक हो गई तो एक वाइट एक रेड, या दोनों वाइट दोनों रेड. नहीं, एक ब्लैक तो फिक्स हो गई आपकी. टोटल 3 बॉल्स को ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो बाकी 2 का क्या. अब ऐसे देखोगे तो एक ब्लैक के साथ में जो कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, सुनना जरा ध्यान से. वन ब्लैक इज ऑलवेज देयर, दैट्स फाइन. वन ब्लैक तो वन वाइट वन रेड, वन ब्लैक दोनों वाइट हो जाएं, वन ब्लैक और दोनों रेड हो जाएं. 3 केस बन जाएंगे. 2 ब्लैक के साथ में कितने केस बन जाएंगे. 2 ब्लैक तो एक वाइट हो सकती है, एक रेड हो सकती है. इतना मत सोचिए, एक सेकेंड, इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है. बोले सर वाइट और रेड, आपको मतलब है ब्लैक बॉल से. एक ब्लैक आ गई ना, ठीक है. 2 ऑफ अदर कलर बॉल, जो भी हो, मुझे क्या मतलब है उससे कि वो वाइट आती है या रेड आती है, एक रेड वाइट आती है, जो भी आती है. एक ब्लैक चाहिए हमें. 2 ब्लैक, 1 ऑफ अदर कलर, वेदर इट इज व्हाइट और रेड, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. मुझे 2 ब्लैक चाहिए, मिल रही है. ठीक है. 1 ऑफ अदर कलर. एंड तीनों ब्लैक जब आ रही है तो एक भी बॉल जो है दूसरे कलर की आ नहीं सकती. 0 ऑफ अदर कलर. बोले सर आप लिखते क्यों उसको. केवल ये बताने के लिए कि एक भी नहीं सिलेक्ट करने का भी एक तरीका होता है. एक भी आपको कोई दूसरे कलर की बॉल नहीं चाहिए, तब भी उसको सिलेक्ट करने का एक तरीका होता है. बिकॉज NC0 की वैल्यू 1 होती है, ना कि 0. चलिए लिखिए. 1 ब्लैक, 1 ब्लैक, 3C1 इंटू 2 ऑफ अदर कलर. अब 2 ऑफ अदर कलर में भैया रेड और व्हाइट के मिला के टोटल 6 बॉल्स हैं. इन 6 में से कोई भी 2 आ जाए. 6C2. ठीक है. 2 ब्लैक, 3C2 इंटू 6C1 और तीनों ही ब्लैक 3C3 इंटू 6C0 एंड डेफिनेटली एडिशन ऑफ द 3, तीनों का एडिशन. एटलीस्ट वाला केस है तो डेफिनेटली सेकेंड वे से भी जरूर हमने इसको अप्रोच किया. और कैसे अप्रोच किया. टोटल वेज. और उसमें से सब्ट्रैक्ट किए क्या केसेस कि एक भी ब्लैक बॉल ड्रॉ में नहीं आया. सेम रिजल्ट होगा. टोटल वेज कितने हैं. टोटल कितनी बॉल्स हैं. 4 + 3 + 2, 9 बॉल्स आर देयर. 9 में से कितनी उठाना है आपको. 3 बॉल्स. 9C3 विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, किसी भी कलर की आती है आने दो. माइनस मैं कैसे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा. कौन से केसेस. एक भी ब्लैक नहीं आने दो. आप समझ रहे हैं ना. वी हैव डिस्कस्ड एटलीस्ट वन लेडी इज देयर.
एटलीस्ट वन लेडी इज देयर इन द कमिटी या एटलीस्ट वन मैन इज देयर इन द कमिटी। ठीक वैसे ही सवाल हो गया है अभी। तो एक भी ब्लैक नहीं आया, एक भी ब्लैक नहीं आया मतलब जो तीनों बॉल्स आ रही है वो तीनों दूसरे कलर की बॉल्स आते हैं। दूसरे कलर की बॉल्स का क्या मतलब, -6c3, 9c3 -6c3। ठीक है, कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस्ड। अच्छा एक और पॉइंट है, अब तक जो सवाल हमने डिस्कस किए आप खुद भी समझ सकते हैं, उनमें अरेंजमेंट का कहीं जिक्र ही नहीं है। तो कहीं मतलब आपको ऐसा लोड हुआ क्या कि सर इसमें एनपीआर लगाएं या एनसीआर लगाएं? एनपीआर का कहीं कोई क्वेश्चन ही नहीं था। यू हैव टू सिलेक्ट 3 बॉल्स, यू हैव टू सिलेक्ट 3 पर्संस फॉर द कमिटी, यू हैव टू, है ना। तो सब कुछ क्लियर कट सिलेक्शन की बात है, तो एनसीआर का ही जिक्र होगा, वहाँ एनपीआर का कोई कॉलम ही नहीं है। जब तक कि उनको अरेंज करने की बात नहीं हो एनपीआर का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल। A man has 7 relatives. 4 of them are ladies and 3 gents. His wife is again having 7 relatives. 3 of them are ladies and 4 gents. In how many ways can they invite a dinner party of 3 ladies and 3 gents so that there are 3 of men's relative and 3 of wife's relative? A man has 7 relatives. मैन है 7 रिलेटिव्स, 7 रिलेटिव्स हैं, और जो 7 रिलेटिव्स हैं, मैन है 7 रिलेटिव्स, उन 7 रिलेटिव्स में से 4 लेडीज 3 जेंट्स, वाइफ इज ऑल्सो हैविंग द सेम 7 रिलेटिव्स, 7 रिलेटिव्स जो हैं 3 लेडीज एंड 4 जेंट्स। करना क्या है, इन हाउ मेनी वेज कैन दे इनवाइट ए डिनर पार्टी, पार्टी ऑर्गेनाइज करना है, खुशी की बात है। इन हाउ मेनी वेज कैन दे इनवाइट ए डिनर पार्टी ऑफ 3 लेडीज एंड 3 जेंट्स। जो पार्टी ऑर्गेनाइज होने वाली है वो 3 लेडीज और 3 जेंट्स की है, मतलब टोटल 6 लोग आने वाले उस पार्टी में, 3 ladies and 3 gents at the same time, so that there are 3 of men's relative and 3 of wife's relative. ये भी आवश्यक है कि 3 from men's side and 3 from his wife's side, ताकि पार्टी में शांति बनी रहे, 3 दोनों साइड के बराबर हैं, फैमिली इक्विलिब्रियम। ठीक है ना। क्या किया जाए, you have to organize a party for 6, 3 gents, 3 ladies and 3 from this side, 3 from this side. You will have to think about the cases. Yes, you will have to think about the cases. 3 gents और 3 ladies भी चाहिए और 3 दोनों साइड से चाहिए, ये भी जरूरी है। So you will have to think about the cases. चलिए अब केसेस देखते हैं। मेन साइड और ये उसकी वाइफ साइड। बताइए, आप बताएं केस 1। केस 1, चलिए आपने कहा कि मेन साइड से तीनों लेडीज आ जाएं, इसका मतलब एक भी जेंट्स नहीं आ रहा है, ठीक है। और मेन साइड से अगर तीनों लेडीज आ रही हैं, इसका मतलब उसकी वाइफ की साइड से तीनों जेंट्स होंगे, हैं, अवेलेबिलिटी तो है। यस, इट कुड बी वन ऑफ द केस। चलिए अच्छी बात है। और कुछ केस हो सकते हैं। अगर मेन साइड से तीनों लेडीज आ जाती हैं और तीनों जेंट्स आते हैं, यस, यहाँ मतलब वाइफ साइड से तीनों लेडीज हो जाएं तो 3 बराबर भी हैं और 3 लेडीज 3 जेंट्स का कॉम्बिनेशन भी बराबर है। दैट कुड बी द सेकंड केस। ठीक है, अच्छी बात है। थर्ड केस कुड बी 2 जेंट्स 1 लेडी फ्रॉम मेन साइड, तो डेफिनेटली उसकी वाइफ की साइड से जो आएंगे 1 लेडी नो 1 जेंट्स एंड 2 लेडीज। हो गया। और बन सकता है।
one gents and two ladies, two gents and one lady. दोनों साइड से लेडीज आ तो सकती हैं, लेकिन साफ साफ कहा गया है कि जो पार्टी ऑर्गेनाइज होनी है वो 3 जेंट्स एंड 3 लेडीज की होनी है। तो अगर तीनों तीनों लेडीज हो जाएंगी तो बात गड़बड़ हो जाएगी। 3 जेंट्स एंड 3 लेडीज आर रिक्वायर्ड एंड 3 फ्रॉम दिस साइड, 3 फ्रॉम दिस साइड। यस, दीज आर गोइंग टू बी द 4 केसेस। इन चारों के अलावा पांचवा कोई केस नहीं होगा। दीज आर द 4 केसेस देयर। ठीक है ना। अब ये तो हुआ तो केस समझ में आ गए अपने को, बट अब इन केसों को लिखना क्या, हाउ टू राइट दीज 4 केसेस फॉर द फर्स्ट वन। चलिए मैं फिर लिखता हूं यहां पे फर्स्ट को लिखने के लिए 3 लेडीज 4C3। एक्चुअली आई शुड राइट देयर 4C3 इंटू, एक भी जेंट्स को सिलेक्ट नहीं किया, दैट इज 3C0 विच इज 1। नहीं लिखूं चलेगा? आपको समझ में आ रही ना बात? चलिए लिख देता हूं, नहीं आ रही। चलो 3C0 मल्टीप्लीकेशन या एडिशन? फर्स्ट केस 3 ladies from this side and 3 gents from this side। 3 gents मतलब ये हो गया 4 जेंट्स से 4C3 इंटू लेडीज एक भी नहीं लेना है। मल्टीप्लीकेशन बिल्कुल मत सोचिए, इसलिए नहीं क्योंकि एक सिंपल सी बात है कि पार्टी ऑर्गेनाइज होना ना 6 लोगों की, ये 3 जेंट्स इधर से आए तो 3 लेडीज इधर से आना तय है, या 3 लेडीज इधर से आई हैं तो 3 जेंट्स आना है, तभी तो पार्टी ऑर्गेनाइज हो पाएगी। दैट्स अ सिंगल केस देयर, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एडिशन देयर। सेकंड 3 जेंट्स, कितने जेंट्स अवेलेबल? 3 इंटू, एक भी लेडीज को नहीं लिया, डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन लिखूं 3 लेडीज 3C3 इंटू 4C0, राइट। 3C0 4C0 वो सब वैल्यूज 1 होंगी, दैट्स फाइन। थर्ड केस 2 जेंट्स 1 लेडी 3C इंटू 1 लेडी 4C1 इंटू 1 जेंट्स 2 लेडी 1 जेंट्स 2 लेडीज 4C1 इंटू, आप समझ पा रहे हैं ना? क्लियर कट दिख रहा है? फोर्थ केस 1 जेंट्स 2 लेडीज 1 जेंट्स 2 लेडीज 3C1 इंटू 4C2 इंटू 2 जेंट्स 1 लेडी 4C2 3C1। क्लियर है क्या? Why multiplication? It's clear to you. How to form the cases? That's also clear to you. What next? Summation of all 4. The reason is that party can be organized in any one of the 4 ways. पार्टी इन चारों में से किसी भी एक तरीके से ऑर्गेनाइज हो सकती है, बाय फर्स्ट वे और बाय सेकेंड वे और बाय थर्ड वे और बाय फोर्थ वे। तो समेशन ऑफ ऑल 4। आई थिंक रूल ऑफ एडिशन, रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन भी क्लियर होते जा रहा है इसके थ्रू, है ना। सो दैट फाइनल रिजल्ट इज 1 + 2 + 3 + 4। दैट्स द नंबर ऑफ वेज इन विच दैट पार्टी कैन बी ऑर्गेनाइज्ड। लेकिन आप दोस्तों इतना सब कुछ ठीक करने के बाद आई रियली होप दैट एनसीआर की वैल्यू, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। There are 8 points in a plane forming octagon. It's a regular, ये जो बना है फिगर, it's a regular figure। Regular मतलब ये हुआ कि all the sides are of same length। और आपसे कहा गया है कि इस ऑक्टागन में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बन सकते हैं और नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे।
कुछ ऐसा, ठीक है ना, परफेक्ट। आपसे पूछा गया नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। अब यार नंबर ऑफ ट्राइंगल्स के लिए क्या रिक्वायर्ड है? नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनेंगे कब? तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कैसे बनेंगे अगर मैं सोचना चालू करूं। अच्छा, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, सब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान से देखिएगा। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स के लिए बोर्ड पे देख रहे हैं आप, इफ आई ज्वाइन एबीसी आई एम गोइंग टू गेट अ ट्राइंगल देयर, आई एम गोइंग टू गेट अ ट्राइंगल। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर नोटिस करिएगा कि इफ अगर आप एबीसी लोगे तो एक ट्राइंगल मिलेगा, अगर आप बीएसी लोगे तो कोई दूसरा ट्राइंगल मिलेगा क्या? इफ यू टेक सी ए बी देन कोई दूसरा ट्राइंगल मिलेगा, अरेंजमेंट इज नॉट देयर। आ रही बात समझ में आपको? बोले सर एनसीआर एनपीआर कंफ्यूजन, काय का कंफ्यूजन? इफ यू टेक 3 पॉइंट्स इन एनी ऑर्डर यू आर गोइंग टू गेट अ सिंगल ट्राइंगल देयर। ये 3 पॉइंट्स लेने पर एक ट्राइंगल मिल रहा है। If I take any 3 points out of 8 points, I am going to get a triangle there because no 3 points are collinear there. Because no 3 points are collinear there, क्योंकि collinear होता तो straight line बन जाती उस केस में, बट ये रेगुलर फिगर बना, ये रेगुलर ऑक्टागन है तो सारी साइड्स की लेंथ बराबर है और इसमें no 3 points are collinear there, कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। सो 3 पॉइंट्स, if we take any 3 points out of 8 points we are going to get triangle. any 3 points out of 8, कोई भी देखो ना आप, yes I am going to get a triangle there. the number of triangles, बस ज्यादा सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, number of triangles 8C3, सिंपल, ठीक है ना, whatever is result। अब ये तो नहीं सोच रहे हो सर एनपीआर क्यों नहीं लिया, कंफ्यूजन है। क्यों कंफ्यूजन है? एबीसी हो या बीएसी हो या सीएबी हो, इट्स अ सिंगल ट्राइंगल देयर, राइट। इफ यू टेक एनी 3 पॉइंट्स, इफ यू सिलेक्ट एनी 3 पॉइंट्स आउट ऑफ 8 पॉइंट्स यू आर गोइंग टू गेट अ ट्राइंगल। चलिए, व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ डायगोनल्स? नंबर ऑफ डायगोनल्स, हाँ, there are 8 points in that plane, 8 points in the plane। in 8 points में से if you take any 2 points, कोई भी 2 पॉइंट लो, क्या मिलेगा आपको? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। सुनेगा बात ध्यान से, एनी 2 पॉइंट्स, ए सी, ये बी डी को लिया, स्ट्रेट लाइन आ रही क्या समझ में? ए को लिया, स्ट्रेट लाइन, (8C2), लेकिन 8C2 तो टोटल स्ट्रेट लाइंस आ रही हैं, मेरी रिक्वायरमेंट है डायगोनल्स, और डायगोनल्स में साइड्स इंक्लूड नहीं होती है। डायगोनल्स में साइड्स इंक्लूड नहीं होंगी, तो साइड्स अगर इंक्लूड नहीं होंगी तो हाउ मेनी साइड्स आर देयर देन? 8 साइड्स आर देयर, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए ना। अब जो बचेगा वो नंबर ऑफ डायगोनल्स ही होंगे। क्लियर है भाई? आउट ऑफ दीज 8 पॉइंट्स इफ यू ज्वाइन एनी 2 पॉइंट्स यू आर गोइंग टू गेट अ स्ट्रेट लाइन, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अब स्ट्रेट लाइन में से आपको डायगोनल रिक्वायर्ड है, तो यार जो साइड्स हैं ए बी बी सी सी डी ई डी ई एफ एफ जी जी एच एच ए, उनको सब्ट्रैक्ट कर दो, यू आर गोइंग टू गेट नंबर ऑफ डायगोनल्स। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से देखिएगा, अब इसको जरा जनरलाइज कर दें। हमने 8 पॉइंट्स लेते हुए ऑक्टागन की बात करी, बोले सर 10 पॉइंट्स होंगे तो क्या होगा, 12 पॉइंट्स होंगे तो क्या होगा। इफ आई टेक, बोर्ड पे देखिएगा प्लीज, पॉलीगॉन ऑफ L sides, now we generalize this result, N sides का कोई पॉलीगन है और आपसे कहा जाए रेगुलर पॉलीगन, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
इट्स अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड्स, और आपसे कहा जाए नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दोज आर गोइंग टू बी, मत सोचिए 8 पॉइंट्स हैं तो 8C3, 10 पॉइंट्स हैं तो 10C3 और n पॉइंट्स हैं तो nC3, यस राइट। और नंबर ऑफ डायगोनल्स nC2 माइनस ऑफ n, nC2 माइनस n नंबर ऑफ डायगोनल। क्लियर है? 10 साइड्स का है तो 10C2 माइनस 10 हो जाएगा, 6 साइड्स का है तो 6C2 माइनस 6 हो जाएंगे। टोटल स्ट्रेट लाइंस और उसमें से साइड्स को सबट्रैक्ट कर दिया तो डायगोनल्स आ गए। अगर वो पूछता नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस तो 8C2 ही होता या nC2 ही होता। डायगोनल पूछा गया था तो साइड्स को सबट्रैक्ट किया गया, क्योंकि साइड्स को तो डायगोनल नहीं कहोगे आप, राइट। वन मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, number of parallelograms that can be formed from a set of 4 parallel lines intersecting another set of 3 parallel lines. Number of parallelograms that can be formed from a set of 4 parallel lines. ये 4 parallel lines and intersecting another set of 3 parallel lines. ऐसा कुछ, और नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स पूछा है आपसे। हाउ कैन यू डिसाइड अबाउट द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स? या जो लाइन्स है ना, मतलब ये L1, L2, L3, L4, दीज आर द 4 पैरेलल लाइन्स, दीज आर L1 डैश, L2 डैश, L3 डैश, ये 3 पैरेलल लाइन्स। तो पैरेललोग्राम बनेगा कब कब, अब हम ये देखें तो पैरेललोग्राम कब बनेगा। बोले सर एक तो ये बन रहा है, ठीक दिख रहा है आपको, ठीक है ना। इवन इफ ये 2 पैरेलल लाइंस लें आप, बोले सर ये भी पैरेललोग्राम है, एग्जैक्टली है। L1 और L4 को लेते हैं और L1 डैश और L3 डैश को लेते हैं, तब भी एक पैरेललोग्राम बनता है। दिख रहा है ना सभी लोगों को? इफ यू टेक L1 L4 एज वेल एज L1 डैश L3 डैश, यू आर गोइंग टू गेट अ पैरेललोग्राम। L1 L2 को लिया और L1 डैश L2 डैश को लिया, तब भी एक पैरेललोग्राम मिलेगा। बोले सर काउंट करना तो मुश्किल हो जाएगा, और ये तो 3 और 4 हैं तो आप कर लोगे, 8 और 10 होगा तो फिर क्या होगा, ज्यादा नहीं सोचने का है। नंबर ऑफ पैरेललोग्राम those are going to be 4C2 into 3C2, 4C2 into 3C2, सीधी सी बात। take any 2 out of 4, take any 2 out of 3, you are going to get parallelogram। 4C2 कितना हो जाएगा? आपने 6 जवाब दिया था, 6 तो गलत होगा। 4C2 is 6 into 3C2, 3, it's not 6, it is 18। ये समझ में आया क्या आपको? Why it is written as 4C2 into 3C2? The reason is if you take any two lines out of the 4 lines, and जो second set है उसमें if you take any 2 lines out of the 3 lines, you are always going to get a parallelogram। अब इस बात को भी जनरलाइज कर लें, सुनिएगा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर ये 3 और 4 और 8 और 10 की जगह इंस्टेड ऑफ 3 and 4 and 8 and 10, if it is given as m parallel lines intersecting another n parallel lines, और नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स आपसे पूछा गया है,
MC2 इंटू क्लियर। ये जो रिजल्ट है इसको जनरलाइज कर दिया गया है।